पढ़ी है, जैसे संविधान सभा के बारे में अपन ने सारी बातें पढ़ ली। फिर अपन ने इसके बाद में पढ़ी थी प्रस्तावना। क्या पढ़ी थी? प्रस्तावना। प्रस्तावना याद कर आया के? हाँ याद करे? कौन सुना से तमो? हाँ चलो यार नहीं सुना दियो बेटे बेटे। हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष, बस बस गणो 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 रे गणो गणो डट रे तू तो डट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता आगे अति याद करेगी खत्म समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर इस अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को एतत् द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो आपने याद किया ये आपको और अच्छे से इसका रिवीजन करना है। एग्जाम में कई बार शब्दों का क्रम पूछा जाता है ना। बाकी आप पशु परिचर वाले लोड मत पाड़ना प्रस्तावना की। आपने जबकि किताबा चल रही है गवर्नमेंट वाली स्कूल वाली 10वीं की भी 10 वाली किताब पहला लिखेडी है, बस वही प्रस्तावना है और आपके सिलेबस से इसका कोई विशेष लेना देना नहीं है। आपको तो ध्यान में रखनी है जो भी राजस्थान की बातें है ना वो आपको पढ़ना है और इसके अलावा भारत के संदर्भ में बड़े बड़े ढांचे का ध्यान रखना है। आपको नॉर्मल जानकारी रखनी है भारत की और राजस्थान में थोड़ा सा आप डिटेल स्पेशल ऊपर से है ना। तो आज अपन क्या चर्चा फिर इसके बाद में क्या शुरू किया था संविधान के स्रोत और संविधान के स्रोतों में अपन ने जानकारी ली थी कि संविधान के स्रोत का मतलब क्या हो गया कि हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं जो 22 भाग है, भाग कितने टोटल 22, अनुसूचियां कितनी थी टोटल उस समय 8 और वर्तमान में कितनी है 12 और अनुच्छेद कितने हैं टोटल 395 टोटल इसमें अनुच्छेद है। तो ये जो सारे के सारे भाग है ये कहीं ना कहीं किसी अन्य संविधानों से एडिट करके उनमें संशोधन करते हुए अपने इस संविधान में कॉपी पेस्ट किए गए थे ना। तो संविधान के स्रोत अपने को पढ़ने और अपन ने इसमें कुछ जानकारी भी पढ़ी थी रे। मैंने अपने संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का है और इस भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना प्रतिशत भाग है जो कॉपी पेस्ट किया गया हमारे संविधान में तो 2/3 भाग। कितना भाग 2/3 भाग। 2/3 का मतलब क्या हो गया रे 66%। हाँ इतना जो परसेंट समान है वो कहां से लिया गया हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो ये बातें तो अपन ने कल पढ़ ली थी। अच्छा और भी मैंने आपको कहा था कि हमारे भारत का जो संविधान है इसे उदार का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है उदार का थैला कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये बातें भी अपन ने पीछे पढ़ी थी और लिखी भी थी है ना। अब आगे शुरू करें। लिखा कहां तक था लास्ट तो लिखी होगी है ना। तो अब अपन ऐसा करते हैं विभिन्न देशों से लिए थे। एक सेकंड शुरू रखो। अब देखो आप एक नंबर हेडिंग लगाओ इंग्लैंड अथवा ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से या अथवा ब्रिटेन प्रावधान अपन ने हमारे संविधान में लिए हैं वो अपने को पढ़ने। तो आप हेडिंग लगाओ सबसे पहले एक नंबर। जो नए बच्चे हैं वो अपने ऊपर हेडिंग लगाना संविधान के स्रोत है ना। ये जो अपने यहाँ लगाई है हेडिंग ये वाली हेडिंग लगानी है आपको संविधान के हेडिंग ये लगाओ आप जो भी नए हैं और एक दो लाइना छोड़ दीजिए पुराने टाबरा के देख लीजिए ना। संविधान के स्रोत तो आपस में आपकी बात नहीं आनी चाहिए है ना। आपस में बात मत करो थे
हेडिंग लगा रही संविधान के स्रोत और फिर 3-4 लाइन छोड़कर आप इंग्लैंड अथवा ब्रिटेन लिखो, इंग्लैंड अथवा ब्रिटेन लिख दिया गया। अब अपन ने बातें की थी कि अगर हमारे संविधान पर यह पूछा जाए कि कहां के संविधान का सर्वाधिक प्रभाव है, तो ऑटोमेटिकली कहां के संविधान का सर्वाधिक प्रभाव हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान का, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने हमारे ऊपर कितने वर्षों तक शासन किया था, 190 वर्षों तक, 1757 से लेकर 1947 तक। तो इन 190 वर्षों तक हमारे ऊपर इन्होंने शासन चलाया और जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से इन्होंने हमारे ऊपर शासन चलाया, उन्हीं व्यवस्थाओं को स्वतंत्रता के बाद में नेहरू और हमारी सरकार ने अपना लिए थे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो सर्वाधिक प्रभाव हमारे संविधान पर किसका है, ब्रिटेन अथवा इंग्लैंड का हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। अब इन प्रभावों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं नौकरशाही, सुनिए नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है टेबल पर बैठकर शासन चलाना। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, टेबल पर बैठकर शासन चलाना। और टेबल पर बैठकर शासन कौन चलाते हैं, अधिकारी। आप नगर पालिका में जावा जना ईओ साहब कट बैठे लादे अपने टेबल और कुर्सी पर, लादे कौन लादे, आप पुलिस थाना में जावा तो एसपी साहब है, जगह जिलाधिकारी है, सॉरी जिला पुलिस अधिकारी है, वो काम पे बैठे मिलेंगे आपको, उनकी अपनी टेबल मिलेगी। तो टेबल पर बैठकर जो शासन करते हैं उन्हें नौकरशाह अथवा ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है ना। जैसे आईएएस अधिकारी हुए, आईपीएस अधिकारी हुए, जितने भी अधिकारी है वो सारे के सारे अधिकारी है, उनको क्या कहा जाता है, नौकरशाही। और ये अधिकारी ये तो है नहीं कि स्वतंत्रता के बाद हम भारत वालों ने अलग से कोई व्यवस्था स्थापित की थी। ये नौकरशाही जिस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर लागू की थी, उसी प्रकार से ये ब्यूरोक्रेसी, ये अधिकारियों का चलन चल रहा था। आज तो हम उसे क्या कहते हैं, आईएएस अधिकारी बोलते हैं, आईपीएस अधिकारी बोलते हैं। लेकिन आजादी से पहले ये जो सेवाएं थी वो क्या कहलाया करती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज कहलाया थी। जैसे आज तो हम क्या कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कहते हैं। लेकिन आजादी से पहले इनको क्या था, इंडियन सिविल सर्विस। और इन इंडियन सिविल सर्विस वाले ही क्या थे, नौकरशाह थे, जो कि फिर आजादी के बाद में क्या कौन से अधिकारी बन गए, आईएएस अधिकारी बन गए। तो कहने का मतलब है जो अधिकारी वर्ग है, उस अधिकारी वर्ग को हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, उसे हम नौकरशाही बोलते हैं ना। समझ में आई बात। तो अपने को पहला बिंदु तो ये ध्यान में रखना कि हमारे भारत में जो नौकरशाही की व्यवस्था चल रही है, जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था चल रही है, वो किस देश के संविधान अथवा किस देश से प्रभावित है, तो क्या बताओगे, ब्रिटेन। फिर दूसरा यहां से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पद, कौन सा पद, प्रधानमंत्री का पद। ये जो प्रधानमंत्री, जिस प्रकार हमारे भारत में प्रधानमंत्री कार्य करता है, सेम वैसे के वैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर कार्य करता है, ब्रिटेन। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात है कि हमारे भारत में किस प्रकार प्रधानमंत्री का चयन होता है और प्रधानमंत्री किस प्रकार कार्य करता है, तो आप देखोगे कि प्रधानमंत्री का लेना देना किस विभाग से है या किस सदन से है, तो लोकसभा। और लोकसभा में आप सबको पता है कुल कितनी सीटें अभी वर्तमान में, 543। और आने वाले आपके 25 नवंबर को चुनाव होने, सॉरी 25 नवंबर को तो अपने सीएम वाले चुनाव होंगे, एमएलए वाले, और मई के अंदर चुनाव होने, लोकसभा के चुनाव होंगे। मई के अंदर कुल कितने सीटों के लिए चुनाव होंगे, 543 सीटों के लिए चुनाव होंगे। अब मान लो कि 272 सीटें मिल गई बीजेपी वालों को, मान लो 100 सीटें कांग्रेस वालों को मिल गई, और अन्य जो दल है उन्हें अन्य सीटें मिल गई। तो आप बताओ कि इसमें बहुमत क्या होगा। बहुमत का मतलब समझते हो, ज्यादा जगह है। बहुमत को मतलब है आधे से अधिक, और इसका आधा करके देखो, भाई 71.5 हुआ, आप तो 172। अब बहुमत किसके पास है, बीजेपी वालों के पास है। बोतल लावा नहीं भर यार, बारूं बोतल लिया एक बार। क्या मोड़ गयो, दो 272 सीटें बीजेपी को मिली। तो इस लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल कौन सा हो गया, फिर बहुमत प्राप्त दल कौन सा होगा, बीजेपी होगा। अगर ये मान लो कि 272 सीटें कांग्रेस को मिलती तो कौन सा दल होता, बहुमत प्राप्त दल कांग्रेस होता। और मान लो कि ये 272 सीटें आपके आरएलपी
तो बहुमत प्राप्त दल कौन सा होता? आरएलपी होता। यानी कहने का मतलब है प्रधानमंत्री वही आदमी बनेगा जिसके दल को लोकसभा में आधे से अधिक क्या प्राप्त हो? सीटें प्राप्त हो। और ये सेम का सेम सिस्टम चलता है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में। ब्रिटेन में लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। और जिस प्रकार अपने भारत में लोकसभा में प्राप्त बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उसी प्रकार हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्या आपने कभी, अच्छा आपको ये मैं पूछूं कि बताओ भारत के राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्तियां है या भारत के प्रधानमंत्री के पास? राष्ट्रपति। हाँ, तो वो नाम मात्र की शक्तियां होती है और वो सारे की सारी उन शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री के कहने पर। राष्ट्रपति खुद आपके बाप की मर्जियों की भी कौन कर सके, ना आपकी मर्जियों की कर सके। प्रधानमंत्री का मर्जी चलिया करे मंत्री परिषद की, और मंत्री परिषद का जो नेता होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रधानमंत्री कहलाता है। इन सभी मंत्रियों का प्रधान क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री कहलाता है। तो जैसा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कहेगी वैसे ही कार्य राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अपने खुद की मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता, उसकी सहायता और सलाह के लिए कौन होती है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री होते हैं। अब बताओ अब कौन है ताकतवर, राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री है। वास्तविक अगर शक्तियां देखी जाए तो वो हमारे मंत्री परिषद में निहित है, जबकि नाम मात्र की दिखावे की जो शक्ति है वो किसमें है? राष्ट्रपति में है। और जिस प्रकार हमारा राष्ट्रपति है उसी प्रकार ब्रिटेन के अंदर सम्राट होता है। ब्रिटेन में क्या होता है? सम्राट। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वहां का सम्राट ही है, और इसी का बेटा अगला सम्राट बनेगा, अर्थात ब्रिटेन का राष्ट्रपति इसी का पुत्र होगा, फिर उसी का पुत्र होगा, अर्थात यहाँ पर वंशानुगत गणराज्य है। जबकि भारत में कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का प्रमुख अर्थात राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति जनता द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होता है। और हमारे भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, और अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जिसमें आपने सीधा वोट नहीं डाला। प्रत्यक्ष चुनाव तो किसे कहते हैं? जिसमें आपने सीधा वोट डाला है। और अप्रत्यक्ष उसे कहते हैं जिसमें हमने वोट नहीं डाला लेकिन हमने जिनको वोट डाला है उन्होंने उसमें वोट डाला है, वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कहलाता है। बात समझ भाई? तो हमारे भारत का राष्ट्रपति कैसा है? अप्रत्यक्ष है ना? अप्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित है। और जिस प्रकार देखा जाए ब्रिटेन में सम्राट की जितनी पावली है, 32 पावली अपने भारत में राष्ट्रपति की हुई है। और जिस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पास शक्ति है उसी प्रकार हमारे भारत के भी प्रधानमंत्री के पास शक्ति है। तो एक नंबर तो आपने ब्यूरोक्रेसी अथवा नौकरशाही लिख दिया होगा, 2 नंबर लिख दो प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद। फिर आप एक लिखना महान्यायवादी, आगे अपन पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में भी। फिर आप 3 नंबर लिखो महान्यायवादी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल अभी चर्चा करेंगे ये क्या होता है। महान्यायवादी। 3 नंबर लिखो महान्यायवादी। और कोष्टक में लिखना अनुच्छेद 76। किस अनुच्छेद में उल्लेख है इस महान्यायवादी का? अनुच्छेद 76। अब ये महान्यायवादी क्या होता है? आप इसको नाम को पढ़ो, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल याद रखना है। महान्यायवादी का क्या मतलब होगा? न्यायालय से संबंधित लग रहा है क्या आपको? ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित लाग रही है ना? पर सुप्रीम कोर्ट को कोई लेनो देनो को नहीं, किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आपने मूवी देखी होगी, पुरानी पिक्चरें देखी होगी कि जिससे भाई हीरो को या फिर विलन को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका वकील आता है थाने और आल्यो जमानत मुंडा पर नहा कर जाओ, बिन जमानत करार ले जाओ आपका आदमी ने जाओ। कौन जावे? फिल्म देखिए बस वो है भारत सरकार को वकील। ओके को वकील है भारत सरकार को। अब मान लो राजस्थान कहते हैं माके साथ भारत सरकार है जो गलत काम कर रही है, मोदी जी है जगह माने जीएसटी का माका रुपया कौन दे रहा। तो मान लो कि अब ये लो जी के चले गया सुप्रीम कोर्ट का माइन, यही बात ना ले के मोदी जी माके साथ शोषण कर रहा, माका रुपया देवे को नहीं, खुद ही खुद खा रहा, आपका मर्जी लगा जब रुपया दे रहा। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में।
तो इधर से तो एक तो गहलोत जी का वकील आएगा, जो मुख्यमंत्री के जो पर्सनल वकील होते हैं उन्हें कहा जाता है महाअधिवक्ता। क्या कहते हैं? महाअधिवक्ता। और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का तो वकील होता है वो तो कहलाता है महाधिवक्ता, और केंद्र सरकार का वकील क्या कहलाता है? अटॉर्नी ऑफ जनरल या महान्यायवादी। और इसकी जो नियुक्ति है वो छिहत्तर के तहत राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति से नियुक्त करेगा। और इसकी कोई सैलरी नहीं होती विशेष, ये आप कह सकते हो कि ये सैलरी बेस नहीं होता, ये जिस प्रकार मान लो कि ये एक सुनवाई के लिए गया है तो इसे वो एक सुनवाई का निश्चित किया हुआ रहता है कि वेतन एक सुनवाई का 15,000 रुपया देवा तो वे 15,000 और जति सुनवाई पर जाए ने 72 रुपया उसी, है ना। ये सैलरी नहीं होती इसकी महान्यायवादी की, ये आप ध्यान में रखना है ना। अभी तो इतने ध्यान में रखना है कि ये जो महान्यायवादी की व्यवस्था है, अटॉर्नी ऑफ जनरल की व्यवस्था, ये हमने किस देश से ली है? ब्रिटेन से ली है। और ये जो महान्यायवादी का पद है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 76 में। और इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। फिर 4 नंबर लिखो इसके अंदर आप, फिर लिखो संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से और क्या लिया हमने? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? तो अपने संसद किसे कहा जाता है? आपको ये पूछ ले कि संसद क्या होती है? हाँ, एक तो होता है इस संसद के अंदर कौन? राष्ट्रपति। एक कौन होती है? लोकसभा। कौन होती है? राज्यसभा। संसदीय शासन इसे कहा जाता है संसद। इसे क्या कहते हैं? तो संसद के कितने अंग हुए? 3 अंग है। और सदन कितने हैं? 2 सदन। सदन और अंग का मतलब तो समझ गए, 3 अंग है, जबकि सदन कितने हैं? 2। लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन, ये 2 तो सदन है और अंग कितने? टोटल 3 है। शासन, शासन का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी को। अब ये हमें कैसे कंट्रोल करते हैं? तो हमारे ऊपर जो भी कानून बनते हैं, जैसे अभी आपने साल 2-3 साल पहले केंद्र सरकार ने भाई पारित किया था कानून अपने ड्राइविंग से संबंधित, कि अगर आप पी के गाड़ी चला रहे हो तो 10,000 का चालान कटेगा, अगर बिना लाइसेंस के हो तो 2,000 का चालान कटेगा, बिना हेलमेट के हो तो 1,000 रुपए का चालान कटेगा। इस प्रकार के प्रावधान आए थे। लोगों ने सड़क के बीच में अपनी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। ऐसे कई वीडियो आपने वायरल होते हुए देखे होंगे। तो वो जो कानून बने, जो उन अधिकारियों को ये अधिकार देते हैं कि आप अगर बिना हेलमेट के हो तो 1,000 रुपए ले, तो वो कानून बने कहां से? वो कानून यहां से बनते हैं, इस संसद से बनाए जाते हैं। कानून कहां से बनाए जाते हैं? संसद से। और कानून क्यों बनाए गए थे? क्योंकि उन्हें व्यवस्थित तरीके से हम जनता के ऊपर शासन चलाना है। तो हमारे जो कानून बनते हैं वो हमारी संसद में बनते हैं। पहले तो वो जो कानून है उनका क्या बनाया जाएगा? एक बिल बनाया जाएगा, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? कृषि बिल भी तो आए थे जिन्हें रद्द करना पड़ा था। जैसे आपने पढ़ा होगा CAB, अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल 2019 में आया है। और आपको पता है तो दिल्ली के वो कौन सो शाहीन बाग पर कई महीनों तक धरने प्रदर्शन चल रहे थे। वो तो चल रहे थे इस CAB के बाद। ये बिल था पहले, जब मंत्रिमंडल प्रस्ताव तैयार करता है किसी नए कानून का, तो उसमें उस कानून के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में तो कहते हैं बिल और हिंदी में क्या कहते हैं? विधेयक। फिर ये जो विधेयक बिल तैयार हुआ है, इस विधेयक बिल को कहां रखा जाता है? संसद में। अब संसद में कहां रखेंगे? तो राष्ट्रपति के पास अंत में जाते हैं, प्रारंभ में राष्ट्रपति के पास नहीं जाते। प्रारंभ तो लोकसभा में रख सकते हो या चाहो तो राज्यसभा में रख सकते हो। अब जैसे राज्यसभा के अंदर जो कुल सदस्य हैं वो है आपके 245 और यहाँ लोकसभा में सदस्य है 543। मान लो आपने राज्यसभा में रख दिया या लोकसभा में रख दिया। मान लो आपने सबसे पहले कहाँ रखा? ये लोकसभा में रखा। तो लोकसभा में जो उपस्थित हैं, जो मतदान करने वाले हैं, उन्हें का बहुमत अगर इस बिल को मिल जाता है तो वह बिल इस लोकसभा से क्या हो जाएगा?
पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा और फिर वो किस सदन में जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत मिल जाता है, मतदान चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे उस कानून के पक्ष में, और अगर उसे आधे से अधिक बहुमत मिल जाता है तो वो कानून कहां से पारित हो जाएगा, राज्यसभा से। लोकसभा से पहले हो गया, फिर राज्यसभा से हो गया, फिर कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति, आपकी चिड़ी बिटा सी चिड़ी का मतलब है हस्ताक्षर, जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, वो बिल तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, एक्ट में। और जिसे आप हिंदी में विधेयक बोल रहे थे इतनी देर, का मतलब होता है संसद द्वारा पारित कानून, है ना। क्या होता है, संसद द्वारा पारित कानून। तो अब यहां से वो कानून बन गए। अब ये कानून बनने के बाद में हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं कि अब जनता को इन कानूनों में जो बातें लिखी हुई है उसी तरीके से कार्य करना है ना। जैसे कृषि बिल आए थे, तो कृषि बिलों को तो पहले तो अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। अध्यादेश क्या होता है, वो हम अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। और फिर उन्हें संसद से पारित करवाया गया था, लेकिन आंदोलन चला, काफी लंबे समय तक चला और सरकार को झुकना पड़ा और उन कृषि बिलों को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो वापस तो चाहे सरकार जब चाहे तब ले सकती है, लेकिन अगर कोई नया कानून बनाना है तो उसे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इस प्रोसेस से गुजरने वाले कानून, जिन कानूनों के माध्यम से जनता पर शासन किया जाता है, वही शासन प्रणाली किस नाम से जानी जाती है, संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली के नाम से माना जाता है इसे, है ना। तो आपको यह पूछा जाए कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्थाएं चलती है, तो संसदीय शासन व्यवस्था चलती है, या इसे आप संसदात्मक भी कह सकते हो। अगर यह भी लिखा हुआ आ जाए ना, संसदात्मक शासन प्रणाली, तो भी आप कंफ्यूज मत होना। संसदात्मक प्रणाली कह दो चाहे संसदीय शासन व्यवस्था कह दो, एक ही मतलब है। और वो मतलब है कि संसदीय शासन व्यवस्था में संसद में 3 अंग होते हैं, 2 सदन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तीनों अंगों के नाम ध्यान में रखने। और ये व्यवस्थाएं हमने कहां से कॉपी पेस्ट किया है, ये ब्रिटेन से हमारी व्यवस्था कॉपी पेस्ट की गई है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी तक अपन ने 4 सोर्स पढ़े हैं। पहला सोर्स तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही कहां से ली गई है, कहां से प्रभावित है, तो ब्रिटेन इंग्लैंड से प्रभावित है। फिर प्रधानमंत्री के पद, वो भी कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। या महान्यायवादी का पद पूछा जाए, वो कहां से लिया गया, तो महान्यायवादी का पद कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। और फिर हमारी जो शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी कहां से ली गई है, तो ये भी ब्रिटेन से ली गई है। तो आपने लिख दिया होगा संसदीय शासन व्यवस्था, लिख दी। और इसके बाद में आप अगला लिखो, एक और पद है, महान्यायवादी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था। एक लिखो सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे क्या कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके भी उल्लेख अपने संविधान में किया गया और संविधान के अनुच्छेद 100 कार्यों का, इनके पद का सारी जानकारी मिलती है। अब ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है? नियंत्रक का मतलब तो समझ गए, कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। महालेखा यानी जो अकाउंट से संबंधित कार्य करता है। परीक्षक यानी जांच करवाड़ो, समझ रहे हो, जो अकाउंटों की जांच करता है, जो अकाउंटों पर लेन देन का पूरा नियंत्रण रखता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, CAG के बोलते हैं इसको। और इसका जो पद 148 से लेकर 151 तक किसका उल्लेख है, CAG का उल्लेख है। अभी तो आप लिख लो, कोष्टक में लिख लो, CAG अनुच्छेद 148 से 51। अच्छा, अब ये CAG क्या होता है, तो CAG है ये भारत सरकार का चार्टेड अकाउंटेंट है। ये जैसे CA सुना, CA नाम, खाता कौन संभाले, CA साहब संभाले। भाई आपका जो इनकम टैक्स भरना है तो अपन की कन जावा, CA कन जावा। पूरा आपनो जो भी बिजनेस को अकाउंट है, वो बिजनेस को अकाउंट CA संभाले। बस उसी प्रकार से ये भारत सरकार का CA है। ये पूरे राज्यों का ध्यान में रखता है, पूरी भारत सरकार का ध्यान में रखता है कि भारत सरकार एक एक रुपयो कट लगा रही है और कट हुआंकन एक एक रुपयो आ रही है।
मतलब मोदी जी और सरकार वाला खुला सांड को है वहां खुला सांडन कंट्रोल में करबान संविधान में युक्ति युक्त पद स्थापित किए गए हैं जो कि उन सरकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। और ये अपनी रिपोर्ट, अच्छा इसके साथ में होता है एक विपक्ष का नेता, एक सत्ता पक्ष का नेता होता है और ये सारे के सारे अकाउंटों को खंगालता है, पूरे के पूरे अकाउंटों को जांच करता है कि कहां पर किसी राज्य सरकार ने कोई घपला तो नहीं किया है, इन्होंने इतने पैसे केंद्र से मांगे, इन्होंने इतने पैसे कहां कहां लगाए, पूरा जनता तक कितने पहुंचे, यहां से कितने लिए, जनता तक कितने पहुंचे, सारे के सारे डाटा है वो किसके पास होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होते हैं। यह महत्वपूर्ण पद है और यह महत्वपूर्ण पद है वो भी कहां से लिया गया है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया। तो आप लिखो नीचे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, अनुच्छेद लिख दो 148 से 151 लिख दिया। आगे बढ़ा, एक और लिखो इकहरी नागरिकता, इकहरी बोल दो चाहे एकल बोल दो, क्या मतलब हुआ रे इकहरी या एकल नागरिकता को, एकल इकहरी यानी नागरिकता कत्ती आपगन कहीं थाकन आ नागरिकता की मैं मारवाड़ी या राजस्थानी यहाँ पे कहीं ताके आधार कार्ड ताके पहचान पत्र या ताको जो कोई भी डॉक्यूमेंट भी पर यहाँ लिखे कि राजस्थानी, आप नागरिकता में क्या लिखोगे, सिटीजनशिप में इंडियंस या भारतीय लिखोगे। कहने का मतलब है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में कितनी नागरिकता है, एक ही है और वो देश की नागरिकता है। अब कई देशों में दो दो नागरिकता है, कईयों में तीन तीन नागरिकता है। जैसे देखा जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में कैसे नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। दोहरी कैसे है, तो यहाँ पर जो प्रांत बने हुए हैं, जो स्टेट बने हुए हैं, 50 प्रांत है, कितने प्रांत है यहाँ पर, 50 प्रांत है। और उन प्रांतों में पहले तो ये अपने प्रांत के निवासी है, जैसे मान लो कैलिफोर्निया का है, कैलिफोर्निया नाम तो सुनी हो लो, तो कैलिफोर्निया एक स्टेट अमेरिका का, तो वो पहले तो कैलिफोर्निया का नागरिक है, फिर वो अमेरिका का नागरिक है, तो कितनी नागरिकता हो गई, दोहरी। और एक आपने सुना स्विट्जरलैंड, नाम सुनो स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की तिहरी नागरिकता है, तिहरी, पहले तो गांव को नागरिक है, 50 आपका राज्य को नागरिक है और 50,000 स्विट्जरलैंड को नागरिक है वो। और अपना भारत में कितनी नागरिकता है, एकल है, इकहेरी नागरिकता है। आप भारत का नागरिक है, चाहे केरल में जा रहे बलाग जाओ तो भी भारत का हो, चाहे अरुणाचल में भी रह रहे हो तो भी थे भारत का हो, चाहे राजस्थान में रहो, चाहे जम्मू कश्मीर में रहो, थे क्या का नागरिक बाज हो, भारत का। कहने का मतलब है भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है, तो एकल है, इकहेरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता या तिहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो अमेरिका में, तिहरी नागरिकता कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ना, तो ये भी लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिखो इकहेरी अथवा एकल नागरिकता। ये आपको सीधा सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जिसमें एकल नागरिकता के प्रावधान है, ये एकल नागरिकता के प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। फिर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, इसमें अपन आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और वो अनुच्छेद होगा कौन सा, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में अपन दो बातें पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 में अपने को दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो आएगी विधि के समक्ष समानता और एक आएगा विधियों से समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में हम कौन से दो कथन पढ़ेंगे, विधि के समक्ष समानता, विधियों से समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, विधियों से समान संरक्षण। अब अट विधि कौन है, तो अट वो विधि कोई छोरी को नाम को नहीं, विधि को मतलब है कानून, क्या मतलब है, कानून, अधिनियम कह सकते हो, एक्ट आप कह सकते हो। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष सभी को समान रखा जाएगा,
यानी कहने का मतलब है अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें पैसे वालों के लिए अलग प्रावधान नहीं होंगे, गरीब वालों के लिए अलग प्रावधान नहीं होंगे। जो कानून है उसकी नजर में आप सभी क्या हो, बराबर हो। यानी जो कानून आपके लिए बनाया वही कानून मुकेश अंबानी पर लागू होगा, वही कानून एक आपके समाज के पिछड़े हुए वर्ग के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए पिछड़े व्यक्ति पर भी वही कानून लागू होगा। तो वो क्या हुआ भाई, भेदभाव तो करिएगा नहीं कानून भाई। जो को कानून बनायो संसद से पारित होकर जो कानून आया उस कानून के लिए तो मुकेश अंबानी भी एक जैसे और आप भी एक जैसे हो। तो ये क्या हो गई, विधि के समक्ष समानता। फिर आता है विधियों से समान संरक्षण। अर्थात आ कोनी के कोई गलती कर दी, अंबानी जी मान लो किसी कानून का उल्लंघन कर गए और आपने भी किसी कानून का उल्लंघन कर दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको विशेष ऑफर दिए जाएंगे कि या फिर मुकेश अंबानी जी को कोई विशेष उपचार दिया जाएगा? नहीं, आपको समान संरक्षण का अधिकार है। जितना मुकेश अंबानी को संरक्षण प्राप्त है उतना ही संरक्षण आपको प्राप्त है। यानी कि आप पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 20 वगैरह पढ़ेंगे, उसमें अपन कई सारी बातें आगे चर्चा करेंगे। अभी तो आप इतना ही ध्यान में रखो कि विधि के समक्ष समानता और विधियों से समान संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 14 में की गई है। और हमारे संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 में ये जो 2 बातें लिखी हुई है, ये बात तो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से और ये वाली बात ली गई है यूएस संविधान से। ये अपन आगे लिखेंगे, जब यूएसए लिखेंगे तब, है ना, तब आपको ऑटोमेटिक लिखना है विधियों से समान संरक्षण। ये पंक्ति है जो अनुच्छेद 14 में लिखी हुई, ये कहां से कॉपी पेस्ट है? यूएसए से। और ये अनुच्छेद 14 के समक्ष या कानून के समक्ष समानता पूछा जाए तो ये किस देश कॉपी पेस्ट की अपन ने? तो ब्रिटेन। तो आप तो अब अगली लाइन में लिखो विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। फिर अगला बिंदु लिखो विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता। और ये कानून के समक्ष समानता ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 14 के अंदर है। लिख दिया? तो ये इतने सोर्स आपको विशेष ध्यान में रखने हैं। कौन सा हो गया? देखो पहली तो क्या हो गई, पहली तो हो गई 1 नंबर पर ने क्या लिखा? नौकरशाही। 2 नंबर लिखा प्रधानमंत्री का पद। 3 नंबर क्या लिखा? 4 नंबर नियंत्रक ये महालेखा परीक्षा। और 5 नंबर पर क्या लिखा? गहरी नागरिकता। 6 नंबर पर क्या हो गया अपने? विधि के समक्ष समानता। आई लिखी जो मत लिखी जो वो नहीं लिखनी है। और ये कौन सी हो गई? संसद की शासन व्यवस्था कट गई तो हाँ आ रही 6 और 1 7। तो ये 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि ये कहां से प्रभावित है, कहां के संविधानों से प्रभावित है। तो ये 7 के 7 पॉइंट है वो ब्रिटेन के संविधान अथवा ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है। याद रह जाए। अब लिखो 2 नंबर यूएसए। 7 पॉइंट तो लिख दिया। कोई चीज नहीं समझ में हो तो पूछ लीजिए, है ना, दुख मत पाइजो। फिर 2 नंबर कंट्री लिखो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे आप यूएसए भी बोलते हो, हेडिंग लगाओ यूएसए। अथवा यानी हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, वही बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो पहली तो वही हो जाएगा बिंदु, कौन सा? ये बड़ा विधियों से समान संरक्षण। तो लिखो इसमें 1 नंबर बिंदु लिखो आप विधियों से समान संरक्षण। और ये बात कहां पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 14 में। देखो विधियों से समान संरक्षण। और ये प्रावधान कहां से लिए गए हैं? हाँ अमेरिका से लिए गए हैं। लिख दिया? फिर लिखो न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन? न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय पुन अवलोकन करनो, पुनर यानी पाछो। हाँ तो कौन सा न्याय को? अब आप बताओ। तो शब्द को देख, अगर आप शब्दों को समझने लग गए तो आप आगे जो बातें बताऊंगा वो आपके दिमाग में अच्छे से सेव हो जाएगी। बस इनके अर्थों को समझना है। भाई किताबों में लिखे दिया बता तो
आप बच के नेट आवा कोचिंग का मैं तो समझ मान आवा रटनी है जगह तो रटनी पड़सी, लेकिन समझ मान था कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। न्यायिक हाँ अपन हम तो चले जगह चल ली। अगर मान लो कि कोई मुकदमा आम जनता के अंदर चल रहा है, मुजरिम हाथ नहीं लगा, आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो उस मुकदमे को कभी भी रीओपन किया जा सकता है ना। अब मान लो कि किसी को सजा मिल गई उस मुकदमे में, तो क्या उस केस को वापस रीओपन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उस बंदे को वापस सजा नहीं दी जा सकती। ये तो हो गई आपने सामान्य सी बात थाके माके प्रति न्यायिक पुनरावलोकन का ही है। लेकिन यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये नहीं है जो अभी अपन ने चर्चा की है। यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि सरकार जो कानून बनाती है, उन सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन करने का अधिकार, और ये हमारे संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। आपको पूछा जाए ना कि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। कहीं पर भी हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 13, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13 में एक बात लिखी हुई है। 13 में क्या लिखा हुआ है कि अगर मूल अधिकारों से असंगत अगर कानून बनाए जाते हैं तो उन कानूनों का सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन शब्द तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है, भावार्थ है, वो भावार्थ हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 13 में देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार पढ़ेंगे, और इन मूल अधिकारों में हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद पढ़ेंगे। और इन मूल अधिकारों में हम ये पढ़ेंगे कि हम जनता को हमारे भारत में रहने के अधिकार क्या है। वो सारे के सारे अधिकार हमारे मूल अधिकार कहलाते हैं। अब इनसे संबंधित मान लो सरकार का जजगी के आंक जच्चा ज्ञान मुंडा बक्का आंक ऊपर कानून बना दो कि भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी को भी अगर पद प्रतिष्ठित व्यक्ति को गाली दी जाएगी तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगा दो। अब मान लो सरकार ने ऐसा कोई कानून बना दिया। अब आपको ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी द्वेष भाव की जो भावना थी, उस भावनाओं को रख कर ये कानून बनाया। अब थाका माका साथी गया सुप्रीम कोर्ट का मायन, क्यों साहब देख लियो सरकार का कानून बना रही है, माका मूल अधिकार छीनवा का प्रयास करिए। माने अनुच्छेद 19 के अंदर हमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की आजादी है, और उन आजादी को रोकने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, और इस प्रतिबंधों के लिए कानून बनाए। तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस कानून का रिवीजन करेगा, पढ़ेगा उस कानून को, और पढ़िया बाद में के ना ओ तो संविधान को कहीं है उल्लंघन है, तो वह सुप्रीम कोर्ट उस पारित कानून को क्या करेगा? रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट न्याय की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? अपने सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है। कब कर सकता है? तब उसका वो न्यायिक पुनरावलोकन करे। अगर सही है तो वो उसको क्या कर देंगे? चालबाजी। और अगर गलत है, अगर संविधान का उल्लंघन करता है या जनता के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? अवैध घोषित कर दिया जाएगा ना। यहाँ पर आप अनुच्छेद 13 मत लिखना, अपन अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना ध्यान में रखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। लेकिन ये न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान पूछा जाए कि हमारे वर्तमान भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी भी अधिनियम या न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, यह प्रावधान कहां से प्रभावित है? तो अमेरिका से यह प्रावधान प्रभावित है। तीसरा लिखो उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद 11 बज गई। उपराष्ट्रपति का पद, वैसे 2-3 चीजें और लिखा दूं। उपराष्ट्रपति का पद, अब उपराष्ट्रपति क्या काम करता है? आपको यह पूछा जाए कि भारत सरकार में उपराष्ट्रपति के क्या कार्य है, तो एक ही काम है। जद राष्ट्रपति साहब बिजी है, बीमार है, सलटगा, हाँ, या फिर भाजपा काम कौन कर रहा, तो उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? एको मतलब राष्ट्रपति अगर ओके है तो एको तो की काम को नहीं। ये वास्ते संविधान में क्यों कि भाई सैलरी भी की कौन देवा में सैलरी कटिएगी शून्य, तो काम में कहेंगे सैलरी देवा बस, क्योंकि यार बस जरूरत ही कटेगी,
बस पापा किन्नी बना दिया क्यों यान करो उपराष्ट्रपति के काम तो बयान कोनी इन एक काम बढ़ा दियो क्यों काई इन राज्यसभा को सभापति बनाओ कट काम कराओ इको राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करेगा। और जब जब ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा तब तब इसको कितने लाख रुपए सैलरी दी जाएगी महीने 4 लाख रुपया उठावे हो महीना का। और अब वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है जगदीप धनखड़ जो कि हमारे झुंझुनू जिले के रहने वाले। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ओम बिरला जगह का कोटा बूंदी क्षेत्र से चुनकर जाते हैं वो। तो अभी ये जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा इन दोनों के अध्यक्ष हमारे राजस्थानी है। ये भी पॉइंट आप कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है ना। और उपराष्ट्रपति के मुख्य तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना है, लेकिन इसके अलावा ये क्या कार्य करता है तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और इस रूप में इसकी सैलरी कितनी है 4 लाख रुपए। तो आपको ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया अमेरिका से लिया गया है ना। फिर अगला लिखो लिख लिया 3 नंबर उपराष्ट्रपति। फिर 4 नंबर लिखो आप 4 नंबर आप लिखो वित्तीय आपातकाल। 4 नंबर लिख दो वित्तीय आपातकाल। हाँ वित्तीय आपातकाल। एक होता है राष्ट्रीय के अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल क्या होता है जैसे आपने एक राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा होगा नेशनल इमरजेंसी वो तो होता है अनुच्छेद 352 के तहत। और ये होता है वित्तीय आपातकाल। अच्छा आपातकाल कब लगता है तो मान लो हमारे ऊपर कोई विकट परिस्थिति आ गई किसी अन्य देश ने आक्रमण कर दिया या कोई हमला हमारे ऊपर हो गया या फिर कोई युद्ध चल रहा है तो तब 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन मान लो कि हमारे पास सरकार के पास पैसे खत्म हो गए जैसे हालात अभी पाकिस्तान के हैं वो हालात हमारे हो जाए तब उन परिस्थितियों में कौन सा आपातकाल लगाया जाता है कौन सी इमरजेंसी लगाई जाती है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है जिसके तहत सरकार है वो अधिकारियों के कर्मचारियों के वेतनों में क्या कर देते हैं कटौती कर देते हैं है ना। और टैक्स भी बढ़ा देते हैं जैसे तेल पर टैक्स बढ़ा देंगे जो भी वस्तु है उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि सरकार को किसकी जरूरत है पैसों की जरूरत है ना। तो तब क्या लगता है वित्तीय आपातकाल लगता है। और ये वित्तीय आपातकाल केवल और केवल एक ही बार आई थी वो कब आई थी अपने 91-92 के अंदर ये आपातकाल आया था लेकिन लगा नहीं था उस समय कहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि प्रधानमंत्री रहे थे 10 साल। इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को जाता है ये श्रेय कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ने ही यह निर्णय लिया था कि हमारे पास जितना रिजर्व गोल्ड है वो सभी का सभी रिजर्व गोल्ड को गिरवी रखा और एक गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष रुपया वही देवे एक तो दिया करे IMF और एक देता है वर्ल्ड बैंक। ये दो जने पैसे देते हैं। ये तो देता है शॉर्ट टर्म के लिए पैसे ब्याज ज्यादा लेवे और कम टाइम तक रुपया देवे और लेवे ब्याज कम और ज्यादा टाइम तक रुपया देवे। तो यहाँ से जो पैसे लिए जाते हैं वो हमारी आधारभूत संरचना अथवा हमारे विकास के लिए उधार लिए जाते हैं। और यहाँ पर जब फाड़ी ठुकेड़ी रेवनी जना अठावे पीछा मांगवा अरे 10 रुपया शेंकड़ा 20 रुपया शेंकड़ा गवाम लेवा नहीं कि यार तू 2 दिन मन 1 लाख रुपया करता है 2 दिन बाद में मैं भाई 1,10,000 रुपया दे दूं 10,000 ब्याज दे दूं तो वो फिड़को अट है IMF का में और वर्ल्ड बैंक आपको देता है। तो यहाँ से फिर यहाँ पर ये गोल्ड गिरवी रखा गया और फिर वहां से पैसे लिए गए 2 सप्ताह के पैसे मिले और उन पैसों के माध्यम से पूरे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया। और यहाँ पर कुछ चीजें अपनाई गई जिसे LPG कहा जाता है। LPG लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण। और प्राइवेटकरण चाह रहे नहीं मोदी जी बेचे है भाई मोदी जी बेच वाली बात था 1992 का माइन साइन करियो आपा कि हम किसको बढ़ावा देंगे निजीकरण को। तो वो निजीकरण का बढ़ावा अब मिल गए है ना। तो वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में